हेलो ट्वेल्थ के जावाजों, कैसे हो आप सब। देखो, वन शॉट का एक प्लान तो था ही हमारे पास। और उस वन शॉट के प्लान को अच्छा बनाने के लिए मैंने बताया था कि आप सबसे पहले रे ऑप्टिक्स को प्रिपेयर करो। रे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी डेरिवेशंस हैं उन सारे डेरिवेशन का मैं एक फुल वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर आपको जितने डेरिवेशन सब के सब मिल जाएंगे। एक वीडियो देखने से अगर आपको सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये आपके लिए फायदे का सौदा है, जो आप एक वीडियो करके पूरा चैप्टर तैयार कर रहे हो, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। रे ऑप्टिक्स के अंदर वेराइटीज हैं, और उन वेराइटीज को पूरा करने में हमें इतना वर्क करना ही पड़ेगा। तो वो तो हम कर ही सकते हैं। हो सकता है पूरी टॉपिक इसमें ना हो पाए, अगर नहीं हो पाती है तो हम एक पार्ट सेकंड लेकर के आएंगे। पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग ऑप्टिकल वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो अलग से कर लेंगे, जैसे प्रिज्म हुआ, और सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, टेली माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हुआ, या इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ। तो इन टॉपिक्स को हम अलग से एक वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम आज कवर कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है कि नहीं। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नेम है मिरर फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूला की अगर बात करें तो देखिए, मिरर फॉर्मूला के अंदर अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला आप क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हुए हो। लेकिन क्लास 10th के अंदर आपने सिर्फ इसका बेसिक डिस्कस किया था, आपने सिर्फ इसके फॉर्मूले को पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप इसके फॉर्मूले को पढ़ोगे, साथ साथ इसका डेरिवेशन भी करोगे। अब ये डेरिवेशन होता कैसे है, देखिए। देखिए, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में देखो, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम यहाँ मान लें कि ये पोल है, तो आपको पता है कि इसका जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखें बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को रखा हमने। ऑब्जेक्ट का नेम ए, ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पर ए रखते हैं, और ये बी रख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से एक हम पैरेलल रेज भेजेंगे। ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे भेजने का मतलब है कुछ इस तरीके से, हम किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे यहाँ से हम इंसिडेंट कराएंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होती है वो हमेशा फोकस से आती है, ये पता है आपको। तो देखो, इस लाइन को हम यहाँ इस तरीके से फोकस से ले आएंगे। देखो, ये फोकस से ले आए हम। एक और लाइन पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उसकी एक खासियत ये होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन जिस पाथ पे जाती है उसी पाथ पर वापस आती है। तो हम यहाँ से एक लाइन और खींचेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वो वापस भी आ जाएगी। ऐसे गई, ऐसे आ गई। एक हम यहाँ पे और बनाएंगे। अगर हम एक रे इंसिडेंट कराएं पोल के ऊपर, तो अगर हम यहाँ पे पोल के ऊपर एक रे इंसिडेंट कराएंगे, देखिए इस तरीके से, यहाँ रखा मैंने और ऐसे रखा, और पोल के ऊपर हमने एक रे इंसिडेंट कराया, तो यहाँ बनेगा इंसिडेंट एंगल आई। और पोल के ऊपर अगर कोई रे इंसिडेंट हो तो जितना एंगल से इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही एंगल क्या रहेंगे, यहाँ सेम होंगे, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ आई बन रहा है, यहाँ क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ऐसे गया, ऐसे आ गया। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और ये जहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर हमारा इमेज बन जाएगा, कुछ इस तरीके से इमेज बन जाएगा। इमेज का नेम देते हैं ए डैश, ये हमारा हो गया बी डैश, और ये सी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे इमेज कैसी बनी, पहली बात इन्वर्टेड इमेज बनी, दूसरा आप देखिए रियल इमेज बनी हुई है कि नहीं। और इस तरह की इमेज अगर बनती है, रियल है, इन्वर्टेड है, इसके साथ साथ आप देखिए थोड़ी डिमनिस्ट भी है, थोड़ी सी छोटी इमेज है, उससे खैर खैर मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके समझने वाली बात यहाँ पर है क्या। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमने लेट क्या किया, तो आप कहोगे यहाँ पे लेट किया है, लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी which perpendicular to the principal axis। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर
आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक दिखाई दे रहा होगा ABC, और एक आपको दिखाई दे रहा होगा A-B-C। क्या आपको ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन से? ABC, A-B-C। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A-B-C। अब इन दो ट्रायंगल के अंदर ऐसा क्या है कि मैंने इन दो ट्रायंगल का नाम इतने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया? और भी ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो मैंने इनको अलग से लिख दिया? तो देखो, आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई तीन चीज सेम मिल जाए, अब वो तीन चीज तीनों एंगल भी हो सकता है, तीनों साइड भी हो सकती हैं, एक एंगल दो साइड, दो एंगल एक साइड, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या इस ट्रायंगल के अंदर कोई तीन चीज सेम है क्या? तो आप देखो बेटा, एक तो आपने ट्रायंगल ABC माना है, दूसरा A-B-C माना है। देखो यहाँ पे एंगल B बन रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो B डैश बन रहा है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हमने एक तो ये सेम कर दिया एंगल B और B डैश। दूसरा आप देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इस तरह से बना हुआ है तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जब दो एंगल सेम हो गए तो सब्ट्रैक्ट करने पे सेम ही वैल्यू तो आएगी। तो इसका मतलब जब दो एंगल सेम है तो थर्ड वाला एंगल भी कंफर्म है कि सेम ही होगा। इसका मतलब हमने तीन चीज प्रूफ कर दिया कि सेम है, मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे? सेम होंगे, आर सेम या सिमिलर। और जब ये सेम है तो इसके सेम साइड का रेशियो हमेशा इक्वल आता है। सेम साइड का मतलब क्या है? जैसे इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इस दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, उन दोनों का रेशियो हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल का बेस और छोटे वाले ट्रायंगल के बेस के इक्वल रहेगा। या ऐसे ही हाइपोटेनस, मतलब दोनों का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दोनों का बेस अपॉन बेस, दोनों का हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा क्या आएगा? सेम। तो आप देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल का यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? AB। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस परपेंडिकुलर क्या है? तो आप कहेंगे A-B। पहले बड़े वाले का परपेंडिकुलर लिखा हमने, फिर नीचे छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, अलग अलग ट्रायंगल का लिखे, एक बार इसका और एक बार इसका परपेंडिकुलर। अब देखिए इस बड़े वाले का बेस क्या है? तो आप कहेंगे BC। इस छोटे वाले का बेस क्या है? तो आप कहेंगे B-C। लिख दिया हमने और मान लिया इक्वेशन 1। अब आप यहाँ पे दो ट्रायंगल और देखो, इन ट्रायंगल ABP दिखा, ये बड़ा सा ट्रायंगल AB, और चलते चले आओ, चलते 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 यहाँ पर, तो ABP। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A-B-P। फिर सुनो एक बार, ABP A-B-P। तो ABP एंड ट्रायंगल A-B-P, ABP पूरा, और फिर A-B- और ये P तक, दोनों ट्रायंगल दिखे आपको? दिख गए? अब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, आर सेम। कैसे सेम होंगे? आपको तो देखना होगा, बिना देखे मानोगे नहीं। तो देखो ABP के अंदर देखो B यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो A-B-P, तो ये भी क्या है? देखो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में बन रहा है एंगल I, छोटे वाले ट्रायंगल में बन रहा है R। तो एंगल I इक्वल किसके हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी सेम हो गया। और जब दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड एंगल सेम होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी रेशियो ले लेते हैं, देखो इसका परपेंडिकुलर AB, और जो नीचे एक बन रहा है ट्रायंगल उसका परपेंडिकुलर A-B। अब देखो इस वाले का, बड़े वाले का बेस क्या है? तो बड़े वाले का बेस B से लेके P तक है, तो PB, जैसे ABP था ना, तो पूरा बेस P से कहाँ तक लोगे? B तक लोगे, तो ये हो जाएगा PB। अपॉन में देखो, अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो कहाँ से? A-B-P, तो मतलब P से लेके कहाँ तक? B डैश तक, तो PB डैश। बस इतनी ही फिजिक्स थी इसके अंदर। अब आपने इतना दिमाग लगा लिया तो फिजिक्स नहीं बचा, अब तो मैथमेटिक्स है। बस सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके एट लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा 1 और 2 से क्या होगा? देखो AB अपॉन A-B की वैल्यू ये है, और AB अपॉन A-B की वैल्यू ये भी है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। BC अपॉन B-C इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश।
अब यहाँ समझने वाली बात क्या है बेटा, एक बात समझना। देखो यहाँ पे BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक बात ध्यान से देखो, ये इतना BC है, देखा, ये इतना क्या है BC। तो ये बताओ क्या BC को हम PB माइनस PC लिख सकते हैं? अरे सिंपल सी बात है, ये इतना क्या है BC, तो अगर PB में से PC हटा दें तो क्या बचेगा, BP बचेगा। तो जहां BC लिखा है वहां पे क्या हम BC की जगह पे PB माइनस PC, अरे बोलो भाई, P से लेके B तक है तो PB, और PB में से क्या माइनस कर दें PC, तो क्या बचेगा BC बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही देखो यहाँ पर B डैश C इज इक्वल टू, अगर B डैश C की बात करें तो B डैश C क्या होगा, तो आप देखो B डैश C की वैल्यू निकालोगे ये वाली B डैश C, तो PC में से PB डैश माइनस कर दो, PC में से PB डैश माइनस कर दो, क्या बचेगा B डैश C। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम कर सकते हैं PC में से PB डैश को माइनस कर सकते हैं, इन दोनों ही वैल्यूज पे यहाँ पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, देखो जैसे यहाँ BC लिखा है वहां पर PB माइनस PC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा PB माइनस PC, अपॉन लगा दो। अब जब हमने यहाँ पे अपॉन लगा दिया, ठीक है, जब हमने यहाँ पर अपॉन लगा दिया तब देख लेते हैं क्या होगा। अब अपॉन में देखो, अपॉन में यहाँ पे B डैश C की वैल्यू, तो B डैश C की वैल्यू क्या आ गई है, PC माइनस PB डैश, तो PC माइनस PB डैश लिख दिया हमने, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। ऐसा कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं तो क्योंकि हमको P से निकालना है वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि हम ऑप्टिक्स के अंदर जो भी डिस्टेंस लेते हैं हमेशा पोल से लेते हैं, इसलिए हम P बना रहे हैं। अब यहाँ तो P ऑलरेडी पहले से है तो PB अपॉन PB डैश लिख देते हैं, तो PB अपॉन PB डैश। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत ही अच्छी सी बात, आपको पता है, क्या पता है, आपको ये पता है कि देखो P से लेकर के C तक, PC ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को लिखते हैं R से, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस आपको अपोजिट आना पड़ रहा है, किसके, इंसिडेंट रे के। जब भी आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट आना पड़े तो क्या लगाते हैं, निगेटिव, तो ये R नहीं होगा, क्या होगा, माइनस R होगा। बिल्कुल ऐसे ही देखो P से लेके B डैश तक, PB डैश, तो आप जानते हैं B डैश पे इमेज बन रही है, तो पोल से जहां तक इमेज बनती है वहां तक की डिस्टेंस को माइनस B से लिखेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि हम अपोजिट आ रहे हैं। और अगर PB की बात करें तो PB, B पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को माइनस U लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लो, PB कितना दिया है, माइनस U, ठीक है, फिर माइनस लगाए, PC कितना है, माइनस आर लिख दिया, अपॉन लगाए, PC कितना है, माइनस आर, फिर से लिख दिए, फिर देखो माइनस लगाए, PB डैश कितना है, माइनस B, तो ब्रैकेट में माइनस B इक्वल लगा दिए, PB कितना दिया हुआ है, माइनस U, PB डैश कितना दिया हुआ है, माइनस B, माइनस से माइनस कट हो गया, सिंपल सी बात है, ये माइनस U माइनस माइनस प्लस R, अपॉन में माइनस R, माइनस माइनस प्लस V इज इक्वल टू U अपॉन V। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, जब V यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस UV हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो VR हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस UR हो जाएगा, और ये प्लस में UV हो जाएगा। अब एक काम कर लो, दोनों UV को एक तरफ कर लो और इस UR को इधर ले आओ, अब जब UR को इधर लेके आओगे तो प्लस में UR हो जाएगा, और ये प्लस में VR तो है ही है, और ये UV उधर जाएगा तो UV और प्लस UV, तो आप जानते हैं UV और प्लस UV। अच्छा देखो यहाँ पर R कॉमन है तो R कॉमन कर लो, ये क्या हो गया, U प्लस V, और UV प्लस UV कितना हो गया, 2UV हो गया। अब एक काम करो, UV को इसके अपान में ले आओ और R के इसके अपान में ले जाओ, जब UV को इसके अपान में लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका U प्लस V अपॉन UV, और देखो ये 2 तो था ही, ये R इसके अपान में आ जाएगा, तो 2 अपॉन R हो गया। अब एक बार UV को इसके अपान में, तो U अपॉन UV प्लस एक बार V के अपान में UV इज इक्वल टू 2 अपॉन, अच्छा ये बताओ क्या हम R को 2F लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए U से U कट गया, V से V कट गया, और यहाँ 2 से 2 कट गया, तो क्या निकल के आया, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, और इसी को हम बोलते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान वर्ड्स में मिरर फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ कमेंट करके कि ये आपको डेरिवेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार जरा
लाइक कर दो वीडियो को, जिससे कि और बच्चे समझ सकें कि हाँ, वीडियो में दम है, सीखने वाला वीडियो है, खाली डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, कंटेंट से होगा, डिजिटल बोर्ड से कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो डिजिटल बोर्ड के लिए वीडियो देखते हैं, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका अल्टीमेट टारगेट कंटेंट का होना चाहिए कि कंटेंट कितना अच्छा मिल रहा है, चीज़ें कम टाइम में कितना बेटर आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपको बेसिक से बेसिक वर्ड्स में कौन बता सकता है ना। तो इस बात का फोकस करके आप डिसाइड किया करिए कि आपको वीडियोस किससे देखने हैं, कितना देखने हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो आप कमेंट करो, मैं उसको तुरंत बता देता हूँ आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पर चलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। देखिए, रे ऑप्टिक्स के अंदर जो दूसरा एक टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए, दूसरा एक डेरिवेशन जो और है करने के लिए, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मिरर फॉर्मूला तो क्लास 10 का एक फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे इसी फॉर्मूले का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम यहाँ पे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। अगर ये रेज रेरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तब, जैसे यहाँ पे देखो ये मीडियम रेरर है और ये मीडियम डेंसर है, तो रेरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम के अंदर लाइट जाएगी तो लाइट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी बात ही फॉर्मूला करेगा। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन कहाँ निकालने वाले हैं, रेरर टू डेंसर मीडियम में, किसके लिए, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कॉनकेव का भी होता है, दोनों का सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ा बहुत चेंज रहता है, तो हम लोग इसको देख लेंगे तो वो तो करना आ ही जाएगा। सबसे पहले करते क्या बेटा, इस वाले डेरिवेशन में हम यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसकी सबसे पहले हम रे क्या कराएंगे, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। अच्छा ये देखो, एक बात समझना, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने का मतलब है यहाँ से लाइट इधर पास कर सकती है। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा दिया, एक रे को इंसिडेंट करा दिया कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। अच्छा, इंसिडेंट रे हो जाएगी, सबसे पहले ये मुझे बताओ कि इसका नॉर्मल क्या होगा। देखो आप यहाँ जान पा रहे हो कि ये सरफेस है, तो सिंपल सी बात है कि सरफेस का कुछ ना कुछ नॉर्मल भी होगा। देखो जैसे ही, सिंपल सी बात है कि इस सरफेस का कोई ना कोई नॉर्मल होगा, तो इस सरफेस का नॉर्मल बना लेते हैं कुछ ऐसे। अच्छा, इस नॉर्मल को इस तरह से बनाना है कि वो नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए। अगर आप इसका सही से नॉर्मल बनाओगे तो कहाँ पे आएगा वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये 90 होगा ऐसे। आप जानते हैं कि हमेशा सरफेस के साथ में नॉर्मल कितना बनाता है, 90 डिग्री। अब देखो ये मीडियम रेरर था और ये मीडियम क्या है, डेंसर। तो जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो आप बताओ लाइट अवे जाएगी या टुवर्ड्स आएगी। तो सिंपल सी बात है, टुवर्ड्स आएगी। जब भी हम लोग कभी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट को रिफ्रेक्ट कराते हैं, तो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दूर तो जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी, पास आ जाएगी, इसके इसकी तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखो रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका, ये इसका रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर। और जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ वहां मान लेते हैं आई, क्योंकि जहां पे रिफ्लेक्ट होगा वहीं पर इमेज बन जाएगी। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को माना, यहाँ भेजे, ये इसका नॉर्मल बनाया मैंने, इसको एन लिख देते हैं, ये हो गया एन, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी, तो टुवर्ड्स मैंने एक लाइन बना दिया, तो जहाँ पे इंसिडेंट किया वहां पे इमेज बन गई। नॉर्मल को ऐसे मिला है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल गया, तो इसे बोला मैंने सी से लिख दिया, ठीक। इसके अंदर डायग्राम बहुत इजी है, अब बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस थोड़ा एक नई चीज आ रही है वो ध्यान रखना है। देखो इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंट, आप जानते हैं ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, ये इंसिडेंट एंगल होगा, मतलब एंगल आई होगा। नॉर्मल के साथ देखो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो एंगल बना रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे, तो ये आर होगा। सिंपल सी बात है, ये आई हो गया, आर हो गया। एक बहुत ही नई बात आपके लिए आ रही है, जो बात शायद आपने अब तक गौर न किया हो या कभी देखा ही ना हो। क्या नहीं देखा है आपने, देखो ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। जो इमेज है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं बीटा, और नॉर्मल जो एंगल बनाती है इसके साथ में उसको बोलते हैं गामा। तो ये गामा हो गया। तो यहाँ पे देखो तीन एंगल बन रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट। बीटा कौन बना रहा है, इमेज। और यहाँ पे गामा एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब इन्हीं को सॉल्व करके हमको अपनी वैल्यूज को निकालना है, सॉल्व करना है। और एक काम जो हमेशा आप करे होगे, क्लास 10 में भी शायद रहा हो,
इसको हम मान लेते हैं P, यानी कि पोल। और अगर हम यहां से एक बहुत ही शार्प लाइन खींच दें इस तरीके से, तो आप इसको क्या मानोगे, इसको मान लोगे M। और लास्ट में हम कहते हैं कि P और M क्या है, बहुत ही नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट होने के बजाय हम P और M को P इक्वल टू M लिख देते हैं। ये हम बाद में कहेंगे, चाहो तो पहले भी आप कह सकते हो कि P क्या होगा, M के इक्वल होगा। तो मैं फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, बाद में जब हमें काम रहेगा तब हम लिख लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए हम P को M मान लेते हैं। चाहो तो P भी मान सकते हो, लेकिन उससे आप सोचोगे 90 कहाँ बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 बना के दिखा दिया कि देखिए ये क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी बात क्लियर होगी। अल्फा बीटा गामा, अच्छा अल्फा बीटा गामा कौन कौन से एंगल देखो, यहाँ पे देखो ये अल्फा बन रहा है O एंगल, गामा बन रहा है C पर, और बीटा कहाँ बन रहा है I पर। इन तीन एंगल्स का बहुत ज्यादा यूज है यहाँ पर। और इस एंगल को यहाँ हम मान लेते हैं एंगल A। ठीक है भाई, कोई ना कोई पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा, तो इसको हमने क्या मान लिया, A मान लिया। A पॉइंट है ये, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये A हो गया। अब इसका डेरिवेशन हमको करना है और ये निकालना है कि आखिर इसके लिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। एक बार डायग्राम देखिए, कोई डाउट हो बताओ मुझे, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप समझ लो। एक रूल होता है मैथ्स का कि मान लो अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल बना हुआ है, तो रूल ये होता है कि इन दो इंटरनल एंगल का सम एक एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। मतलब अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। मतलब आप कह सकते हैं एन एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। ठीक है, अब देखो इस बात को मैंने लिखा क्यों, क्यों मैंने इस बात को लिखा, इसका एक जीता जागता एग्जांपल देख लो। लिखते हैं इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई। अब ए सी आई में देखो तो बीटा, और यहाँ पे देखो ये आर। तो बीटा और आर क्या है, यहाँ पे इंटरनल एंगल है। और बीटा और आर अगर इंटरनल है तो इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए गामा क्या हो गया, एक्सटर्नल। आप खुद ध्यान से देखो, बी ए सी आई, ए सी आई ट्रायंगल है, देखो ये दोनों इंटरनल एंगल हो गए। और गामा क्या है, देखो इस वाले एंगल का एक्सटर्नल, बाहर की तरफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आर प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, आर प्लस बीटा इक्वल होगा गामा के। अच्छा यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे आर इक्वल टू आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ऐसे ही देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखिए ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, फिर से बोलो ए ओ सी, दिखा पड़ा ट्रायंगल। अब इस ए ओ सी में क्या है, देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब इस ए ओ सी को अगर देखें तो इसके अंदर देखिए अल्फा और गामा इंटरनल है, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखो आई क्या है, एक्सटर्नल है। तो इसका मतलब अल्फा और गामा का सम किसके इक्वल होगा, आई के। दो इंटरनल एंगल का सम अपोजिट, अपोजिट मतलब इन दोनों के सामने वाला अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो आप देखिए ये ट्रायंगल का ये वाला था इंटरनल, तो इसका एक्सटर्नल क्या हो गया, आई। तो हम कह सकते हैं कि जो आई होगा वो इक्वल होगा यहाँ पे अल्फा प्लस गामा के। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, सीधे निकल के आ गया। तो हमने आई की और आर की, आई की और आर की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब आपको पता है देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अच्छा स्नेल्स के लॉ से अगर हम देखें तो स्नेल्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आई और आर दिया हुआ है, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल टू म्यू वन म्यू टू। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, इसका मतलब होता है। अब देखो, अच्छा इस बात को अगर हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू वन साइन आई इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा म्यू टू, या इस चीज को मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ। देखो म्यू वन, यहाँ लगाते हैं इसको टू द म्यू वन साइन आई हो जाएगा। तो देखो साइन आर वहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, म्यू टू साइन आर। अब एक बात समझो, देखो आई और आर एंगल यहाँ जो बन रहे होंगे बहुत ही स्मॉल एंगल होंगे, बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल होंगे। तो जब आई और आर बहुत स्मॉल एंगल होते हैं तो एक रूल होता है कि जब भी कोई स्मॉल एंगल हो तो वहां पे हम साइन को इलिमिनेट कर देते हैं। मतलब आप साइन लगाइए चाहे ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके मन में आ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि साइन में अगर एंगल स्मॉल रहेगा तो वैल्यू भी स्मॉल ही आती है। जैसे कि साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। आपको पता है कि साइन के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। तो अगर व्हेन एंगल आई कॉमा एंगल आर आर टू स्मॉल देन, तो आप यहाँ पे म्यू वन आई लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू टू आर लिख सकते हो। साइन ना लगाओ, सिर्फ आई आर लिख दो। अच्छा आई और आर की हमने वैल्यू निकाला है। देखो आई की वैल्यू हमने निकाला है अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू। आर की वैल्यू हमने निकाला है गामा माइनस बीटा, तो यहाँ लिख देंगे गामा माइनस बीटा, ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आई और आर खुद ही इतने छोटे थे तो आप सोचिए जो ये अल्फा बीटा गामा होंगे वो तो और छोटे एंगल होंगे, क्योंकि आई आर तो इनसे मिलके बना है ना। तो ये एंगल तो और भी छोटे होंगे। जब स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट होना ही स्टार्ट हुआ तभी तो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट स्मॉल एंगल पर हुआ। तो जब भी अल्फा बीटा कोई भी एंगल अगर स्मॉल है तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाना हो तो हमेशा हम tan लगाते हैं। देखो परेशान मत होना, ये रूल होता है मैथमेटिक्स में। अगर आप हैं तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसको। अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन को हटा देते हैं, लेकिन साइन को लाते नहीं है। अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो हम tan को ला सकते हैं। ये सारे डेरिवेशन में आगे होना है, तो इस बात को दिमाग में रख लो। अगर एंगल स्मॉल तो साइन को हटा दीजिए, और अगर एंगल स्मॉल है तो साइन को लेके नहीं आओगे बल्कि tan को लेकर आओगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे म्यू वन, ये अल्फा बन जाएगा tan अल्फा, ये हो जाएगा tan गामा इज इक्वल टू म्यू टू, ये हो जाएगा आपका tan गामा माइनस tan बीटा, ठीक। अब सुनो यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये हो गया म्यू वन। अब tan अल्फा देखो, तो ये अल्फा है, तो आप जानते हैं tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan के सामने देखो ये am है, तो am परपेंडिकुलर, और ये mo ये क्या है, बेस। तो इसका मतलब tan अल्फा लिख सकते हैं हम am अपॉन mo, ठीक। थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं, म्यू वन आपका आ जाएगा am अपॉन mo, फिर प्लस लगाओ। अब देखो tan गामा क्या हो जाएगा, देखो tan गामा ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर am है और बेस क्या हो जाएगा mc। तो आप लिख सकते हैं am अपॉन mc इज इक्वल टू म्यू टू। अब म्यू टू लिखने के बाद देखो क्या लिखेंगे, अब tan गामा। अब tan गामा की वैल्यू अगर देखोगे कहाँ गया गामा, ये तो tan गामा देखो फिर से वही am अपॉन mc, तो am अपॉन mc, और फिर इसके बाद माइनस tan बीटा। तो tan बीटा देखो ये है, तो tan बीटा के सामने देखो ये, इसके सामने ये परपेंडिकुलर am, और बेस क्या हो जाएगा इसका mi। भाई जहाँ पे डॉट है वहां तक लोगे ना तो mi।
तो ये हो जाएगा आपका AM अपॉन MI। ये दिख रहा है, ये विजिबल है आपको या नहीं? ना हो तो मैं फिर से लिख दूं इस लाइन को, आप देख लीजिए। विजिबल ना हो तो मैं फिर से लिख दूं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होगी इसमें, बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा होगा आपको ये। सबसे पहले टेन अल्फा की वैल्यू, फिर टेन गामा की वैल्यू, फिर म्यू टू लिखा, फिर टेन गामा की वैल्यू फिर से लिख दिए, और फिर टेन बीटा की वैल्यू। अब आप देखो यहाँ पर तो ये म्यू वन लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या है? AM। तो अंदर क्या बचेगा? 1/MO प्लस 1/MC इक्वल टू म्यू टू। यहाँ देखो फिर से कॉमन क्या है? AM। तो अंदर क्या बचेगा? 1/MC माइनस 1/MI। तो देखो AM से AM क्या हो गया? कट गया, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे म्यू वन बचा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि देखो P और M बहुत ही नियर अबाउट हैं। तो जब P और M बहुत नियर अबाउट रहेंगे तो क्या हम P अप्रोक्सीमेट इक्वल टू M लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां जहां पे M लिखा है वहां वहां पे P लिखो। तो ये हो गया म्यू वन 1/PO प्लस 1/PC इक्वल टू म्यू टू 1/PC माइनस 1/PI। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर PO की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं P से O तक क्या है? U है। ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को U बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ PC क्या होगा, तो आप कहेंगे P से लेके C तक, ये तो R होता है, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर R होता है। और PI क्या होगा, तो आप कहेंगे P से लेके I तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। तो इसको V मानेंगे। अब देखिए, आपको पता है ये तो म्यू वन लिखा हुआ है, तो म्यू वन लिख दिया मैंने। 1/PO, तो PO की वैल्यू U है, लेकिन ये U कहाँ आ रहा है? इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो U नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस U लिखेंगे। प्लस 1/PC। अब PC क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो R हो जाएगा। और माइनस में या प्लस में, तो आप कहोगे प्लस में, क्योंकि देखिए जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उसी तरफ चलना पड़ रहा है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे R इक्वल टू म्यू टू, फिर यहाँ 1/R माइनस 1/PI। तो PI कितना है? V, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? म्यू वन अपॉन माइनस यू, प्लस लगाओ। अब म्यू वन किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो म्यू वन अपॉन आर इक्वल, म्यू टू लगाएंगे तो म्यू टू अपॉन आर हो जाएगा, म्यू टू अपॉन आर, और ये माइनस म्यू टू अपॉन वी। अब एक काम करो, देखो म्यू टू अपॉन वी को इधर ले आओ, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस यू, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा हुआ है? म्यू टू अपॉन आर, और ये क्या लिखा है? ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस म्यू वन अपॉन आर। अच्छा, ये निकल के आ गया, तो आप कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी। और जब इन दोनों का बेस सेम है तो क्या इन दोनों को एक बेस में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? म्यू टू माइनस म्यू वन, और यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो बताओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा देखो अच्छा डेरिवेशन था, लेवल था, डायग्राम को थोड़ा मिक्स हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझदार हो ही, लिख लोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको अगर हो तो बताओ, मैं फिर से इस बात को डिस्कस कर दूं, फिर से समझा दूं। वैसे होगा दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, थोड़ा भी मेहनत करोगे तो आ जाएगा आपको। तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। तो बेटा लगे रहो, पढ़ते रहो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आप एग्जाम में बेहतर करके आओगे। अगर आपका डेडिकेशन 100% है, आप अपना 100% दे रहे हो, तो किसी में इतनी दम नहीं है कि आपका कोई नुकसान कर सकेगा। आप अपना नुकसान और अपना भला खुद करते हैं। आप अगर ऑनेस्टी से काम करोगे तो हो सकता है कि आपसे कुछ कमी रह जाए। देखिए, हमसे और आपसे ऊपर एक एनर्जी है जो हमें और आपको ऑब्जर्व कर रही है, और उसका ऑब्जर्वेशन ये नहीं होता है कि आपने कितना काम किया, उसका ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आपने कितने कामों को करने की कोशिश की।
अगर आप काम को करने की कोशिश कर सकते हो तो इसका मतलब आपके प्रति डेडिकेशन है, और डेडिकेशन अगर होता है तो सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो लगे रहिए और इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, और आपने इससे पहले की जो भी वीडियोस थी वो सब देखी होंगी। और डेरिवेशन के इस पैटर्न में जब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले मिरर फॉर्मूला तो हम लोगों ने किया ही। इसके बाद फिर स्फेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके लिए भी हमने डेरिवेशन किया, और उसी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज़ करके हम यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली लेंस कैसे बनते हैं, उसमें फोकल लेंथ कैसे यूज़ की जाती है, इसको बताता है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो लेंस बनते हैं मार्केट में, जो बनाने वाले पर्सन्स होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले का यूज़ करके वो नए-नए टाइप के अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग लेंसेज बनाते हैं। ठीक है? तो अब तक आपने जब पढ़ लिया इससे पहले के दोनों डेरिवेशंस, अब आज हम करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है? अब लेंस मेकर फॉर्मूला में होता क्या है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इस तरह से देखो क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। देखो ये कॉन्वेक्स, मैंने कॉन्वेक्स मिरर नहीं बोला बेटा। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब तो ये हो जाएगा कि एक तरफ पॉलिश है, जबकि मैंने यहाँ कहीं भी कोई पॉलिश नहीं की है। ये सिर्फ एक कॉन्वेक्स सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग है, ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो सकता है। ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन हो ही जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा। अब प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद आप जानते हो कि ये जो अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस जगह पर मैं मान लेता हूं कि R1 होगा। बिल्कुल मान सकते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं कि R1 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने सिर्फ एक लेयर लिया, कॉन्वेक्स मिरर का हमने एक लेयर लिया, और यहाँ पे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट की रेज जब यहाँ से इसके ऊपर पड़ेंगी कुछ इस तरीके से, आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट की रे इस तरीके से यहाँ पर पड़ेगी, सपोज करो ऐसे गई इस तरीके से, तो जब यहाँ रेज जाएगी तो आप जानते हो कि इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होकर के हम मान लेते हैं कि ये वेव रिफ्लेक्ट होकर के, सपोज करो बेटा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे, हम मान लेते हैं कि इसकी रेज रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पड़ती है, इस जगह पड़ गई। तो बेटा जहाँ रिफ्रैक्शन होगा, जहाँ पे रे पड़ेगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो इसको मान लेते हैं आई, या आई डैश मान लेते हैं, आई डैश पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओ से चला, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, और सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखो यहाँ आई पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। ठीक है, ये इसकी इमेज हो गई। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अब देखो ध्यान से, जब इसकी इमेज यहाँ पर बन गई तो आप जानते हैं कि ये इमेज यहाँ बनी है, लेकिन हमको और भी ज्यादा नियर इसकी इमेज बनानी है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं डायग्राम को समझते होगे, इस पोल से लेकर के ओ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे बहुत आसान बात है, इसको तो यू बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ आई डैश क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आई डैश तो बहुत ही ईजी है, इसको हम वी बोल सकते हैं। आपको बता दें कि इसको हम वी नहीं मान रहे हैं, वी डैश मान रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है अभी आप आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, वी, वी डैश। वी डैश क्या होता है, इमेज होता है। इसका मतलब ये, इसको पी मान लो। इसका मतलब देखो ओ से ऑब्जेक्ट की रेज गई, यहाँ पर आई, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से यहाँ पर इमेज बन गई। तो हमने पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस को वी डैश मान लिया है, और ये तो यू है ही है। तो आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ लिखूं एज द रिफ्रैक्शन एट द हेल्ड, अब देखो ये मीडियम रेरर होगा। एक बात जानते हो आप कि जो यहाँ मीडियम है ये रेरर है, इसको मान लेते हैं बेटा रेरर, तो इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे म्यू1। और ये मीडियम कैसा हो जाएगा बेटा, डेंसर, इसको मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम म्यू2। अच्छा ये मीडियम मतलब ये नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ, ये जो यहाँ ग्लास लगा होगा कांच, जैसे ये लाइट एयर से है और एयर से कहाँ गई, कांच के पास गई, तो जब कांच के पास जाएगी तो कांच यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू टू मान लिया मैंने। और म्यू टू कांच जो होता है, ग्लास होता है, वो आप जानते हो एयर के रिस्पेक्ट में क्या है, डेंसर है। अब तो हम यहाँ कहेंगे एज द रिफ्लेक्शन हेड रेरर टू डेंसर मीडियम, रेरर टू डेंसर मीडियम। अच्छा, रेरर टू डेंसर मीडियम जाएगा तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। क्या मैंने कल आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था? तो आप कहोगे बिल्कुल लिखवाया था, इस फॉर्मूले के बारे में कल बात भी हुई थी, हमने इसको प्रूव भी किया था। अब देखो म्यू वन यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रेरर, तो म्यू वन लिख दिया। यू भी देखो यहीं पर था, तो यू लिखा मैंने, प्लस म्यू टू, देखो म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, यानी कि ग्लास ग्लास या जिस मटेरियल का ये बना हो लेंस, वो हो गया। और यहाँ तक कि वेलोसिटी को वी डैश माने हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, वी डैश लगाना पड़ेगा। और इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन तो है ही है, अपॉन में हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है, और हम लोगों ने इस वाले ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनाया है, आर वन। तो यहाँ आर नहीं लिखेंगे बल्कि आर वन लिखेंगे, और इसको मान लेंगे इक्वेशन वन। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब मैंने सिर्फ एक सरफेस लगाया तो एक सरफेस को लगाने से ये इमेज यहाँ बनी, लेकिन अब अगर मैं एक सरफेस यहाँ पर और ऐड कर दूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस और ऐसे ऐड कर दूं, तो अब क्या होगा, देखो बेटा, सबसे पहले तो रे यहाँ तक गई, तो यहाँ तक तो मीडियम देखो एयर था, तो पहले यहीं पे एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन अब एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद इस जगह पे दोबारा फिर से क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। और जब फिर से रिफ्लेक्शन होगा तो आप जानते हैं कि जो ये इसकी रेज है ये और पास आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसका नॉर्मल होगा ऐसा, तो जब डेंसर से रेरर में लाइट जाएगी तो डेंसर से रेरर जाने में अवे जाती है, तो मतलब ये इसके पास तो जाएगी नहीं, बल्कि ये लाइट कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब एक बात समझना बेटा, कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले रे यहाँ गई, अगर ये ना लगा होता तो खाली एक बार रिफ्लेक्शन होता, यहाँ पे इमेज बन जाती, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, लेकिन अब मैंने जब दूसरा ग्लास लगाया तो यहाँ रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर भी अब दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। तो दोबारा रिफ्लेक्शन होने से इसका मतलब ये जो इमेज यहाँ बन रही है, ये इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ा और आगे। अब ये मत समझना कि नई इमेज बन जाएगी, यही वाली इमेज कहाँ बन जाएगी, थोड़ा सा आगे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ जो दोबारा इमेज बनी वो आई पर बन गई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दो इमेज बन रही है, ये इमेज अलग है, ये इमेज अलग है। कहने का मतलब है कि इस यू की इमेज यहाँ बनी, और इस वाले की इमेज कहाँ बन गई, यहाँ बन गई। और इस आई तक की डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, इसको वी मान लेंगे। और ये जो सर्कल बन रहा था इसका भी तो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लेंगे, जैसे इस वाले का R1, इस वाले का R2। अब एक बात समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली इमेज यहाँ शिफ्ट हो गई है। अच्छा, ये वाली इमेज अगर यहाँ शिफ्ट हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ये हुआ। अब ये आपको परेशान कर रहा होगा यार कि ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। देखो, आप जब बार्बर के शॉप पे जाते हो दाढ़ी बाल बनवाने के लिए, दाढ़ी बाल तो निकल ही आए होंगे, इंटर के बच्चे हो, और अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां तो ब्यूटी पार्लर जाती ही रहती हैं, है ना। तो वहां पे देखा क्या होगा आपने कि सबसे पहले आपके सामने एक मिरर लगा होता है, आपके पीछे भी एक मिरर लगा होता है, तो उसमें आपकी शक्ल दिखती है, लेकिन पीछे शीशा लगा होने की वजह से आपको लगातार बार बार आपकी इमेज दिखा करती है, शीशे के अंदर शीशा, फिर उसमें इमेज, फिर शीशे के अंदर शीशा, फिर आपकी इमेज। तो क्या वो हर बार आपकी ही इमेज बनाता है, नहीं, आपकी इमेज सिर्फ सामने वाले में बन रही है, फिर उस शीशे के अंदर पीछे वाले शीशे की इमेज बन रही है, और उसके अंदर दूसरे शीशे की इमेज बन रही है। इसका मतलब वो एक्चुअल में आपकी इमेज नहीं है, बल्कि आपके इमेज की इमेज है। सबसे पहले आपकी इमेज सामने बनी, अब जो सामने इमेज बनी हुई है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, पीछे। फिर जो पीछे वाली इमेज बनी उसकी इमेज कहाँ बनी, फिर आगे। और ये पैटर्न लगातार चला करता है। इसका मतलब सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, आई डैश पर, और फिर दोबारा आई डैश की इमेज कहाँ बन गई, आई पर। तो जब आई डैश की इमेज आई पर बनी तो यहाँ पे आई डैश क्या हो गया, यू हो गया, जिसकी इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी इमेज बने। तो इसकी इमेज कहाँ बनी, आई पर, क्योंकि अब ये तो यहाँ से शिफ्ट हुआ नहीं है, शिफ्ट कौन हुआ है, ये।
तो सबसे पहले देखिए रेरर से डेंसर में लाइट गई, तो इमेज कहाँ बनी, आई डैश पर। अब देखो यहाँ पे डेंसर से कहाँ जा रहा है, भाई नॉर्मल सी बात है, ग्लास क्या है, डेंसर, और ये क्या है, एयर। जब डेंसर से फिर देखो रेरर में जा रहा है तो कहाँ आ गया, आई पर आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे ये जो आई डैश है, यानी आई डैश मतलब क्या, वी डैश, वी डैश बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, और वी क्या हो जाएगा, एज ए इमेज। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे एज द रिफ्रैक्शन हेल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अच्छा, डेंसर टू रेरर मीडियम होगा तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या लिखते हो, म्यू वन। लेकिन अब बात समझना, यहाँ म्यू वन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर होगा म्यू टू, क्योंकि आप देखिए ऑब्जेक्ट की रे कहाँ से आ रही है, डेंसर से आ रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, आई डैश, यू को मत बोल देना, अब इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो ऑब्जेक्ट की रे कहाँ से आ रही है, ग्लास से आ रही है। ग्लास का रिफ्लेक्टेड कितना है, म्यू टू। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू वन नहीं रहेगा बल्कि म्यू टू रहेगा। अपॉन में माइनस लगाएंगे, और यहाँ यू लिखा है, लेकिन क्या हम यू लिखेंगे, नहीं, हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आई डैश वाला, तो आई डैश को क्या माना है हमने, वी डैश, तो यहाँ वी डैश हो जाएगा। प्लस अब रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, एयर में हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे रहेगा म्यू वन, और अब जो इमेज बनी वो कितनी बन गई है, वी, और ये जैसे इसका उल्टा हुआ तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू, और अपान में आर टू, क्योंकि देखो जब इस वाले से रिफ्लेक्ट हुआ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखे, और जब इस वाले से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू हो जाएगा। अब हम इक्वेशन वन या टू को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन वन एंड टू। देखो जब ऐड करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी डैश। अब देखो इसको ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, म्यू टू अपॉन वी डैश प्लस म्यू वन अपॉन वी, इक्वल लगाओ। अब देखो यहाँ पे ये क्या ऐड हो जाएगा, देखो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। अब एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे देखो म्यू टू अपॉन वी डैश प्लस में है, माइनस में है देखो इस वाले में, और ये म्यू टू अपॉन वी वन वी डैश प्लस में है, देखो जो वैल्यू माइनस में वो वैल्यू प्लस में कट गई। अब यहाँ क्या बचा, देखो ये बचा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू, एक काम करो बेटा, देखो ये म्यू टू माइनस म्यू वन लिखा हुआ है, अपॉन में आर वन लिखा है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। अब ध्यान देना, देखो इन दोनों में होगा क्या, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, म्यू वन कॉमन है, तो यहाँ से म्यू वन कॉमन कर लो। जब यहाँ से म्यू वन कॉमन कर लोगे इस तरीके से, तो आप कहेंगे यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। क्या ये चीज आपको विजिबल है, अच्छा विजिबल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, इसको हटा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ दिखेगा आपको। तो इसका मतलब म्यू वन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। देखो यहाँ पर इन दोनों में से हमने म्यू वन बाहर निकाल लिया, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बचा। अब इसके बाद इक्वल लगाओ, एक चीज देखो म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ भी है, म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन बाहर निकाल लो, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा देखो ब्रैकेट में, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, बच गया ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो म्यू वन लिखा हुआ है, इसे हटाते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि म्यू वन है और ये क्या है, म्यू टू है। देखो ये म्यू वन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है वन अपॉन एफ। अच्छा, अगर इन दोनों में से हम म्यू वन को बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ तो म्यू वन है ही नहीं, तो बाहर कैसे कॉमन कैसे निकल गया, जो चीज नहीं होती है अगर उसको आप कॉमन निकालोगे तो उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस ये क्या बचेगा, वन, ये वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब देखिए म्यू वन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो बेटा, वन अपॉन
एफ इज इक्वल टू, अच्छा म्यू टू अपॉन म्यू वन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, और जो नीचे लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकलता है। तो ये हो गया 1 म्यू टू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो बेटा ये निकल के आता है फॉर्मूला किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला। और आपको पता है, आपको ये बात पता है कि हम लोग 1/f को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो अगर 1/f को p बोलते हैं तो आप कह सकते हो p इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो बेटा कमेंट करके जरूर बताओ एक बार कि आपको ये कैसा लगा, पूरा डेरिवेशन इजी है या नहीं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, क्या ये डेरिवेशन आप कर पाओगे। ऐसा तो नहीं कोई आपको पॉइंट ना समझ में आया हो, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको कमेंट के थ्रू या फिर अगर नई वीडियो बनाना पड़ा तो मैं उसके थ्रू भी उस बात को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को आप जबरदस्त बना के रखे होगे और कहीं भी कोई कमी नहीं कर रहे होगे। देखो आज हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, ये इसका प्लान ये है कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या फोकल लेंथ को प्रिपेयर करें। तो फोकल लेंथ को प्रिपेयर करने के लिए इससे पहले आपने देखा कि हम लोगों ने मिरर फार्मूला और इसके अलावा स्फेरिकल और इसके अलावा फिर अभी लेंस मेकर फार्मूला ये सब डेरिवेशन किए। अब इसके बाद जो एक बहुत ही बेसिक सा आसान सा डेरिवेशन लेकिन एग्जाम में आने वाला डेरिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ बोलते हैं, ये आता है। अब कैसे हम कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है फोकल लेंथ को ऐड करना। कैसे, देखो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक, आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक लेंस लेकर के वैल्यू निकालेंगे, फिर एक लेंस बगल में और लगाएंगे, और जब दोबारा दूसरा लेंस लगाएंगे तो फिर उससे रिफ्रैक्शन फिर से होगा, और जब दोबारा फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो फिर वहां से हम देखेंगे कि आखिर कंटेंट क्या निकल के आ रहा है, वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, इस पॉइंट को मैंने माना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट से आप जानते हैं यहाँ पे रेस जाएगी कम से कम, पहले सबसे पहले सपोज ये देखिए रेस चली गई। अच्छा जब रेस देखिए ये गई है तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कन्वर्स हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेस कन्वर्स होकर के अप्रॉक्स यहाँ आ रही है इस तरीके से। मान लीजिए रेस कन्वर्स हुई और कन्वर्ज होने के बाद इस जगह पर आ गई, यहाँ पर आ गई इमेज। अच्छा जब यहाँ पर इमेज आ गई तो हम ये मान लेते हैं कि देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो u है, क्योंकि ऑब्जेक्ट u है, और जो इसकी इमेज बन रही है वो हम मानेंगे कि v डैश है। अब v डैश क्यों है, ये अगर पहले वाला वीडियो पता है आपको, इससे पहला डेरिवेशन आपने देखा है तो आपको पता होगा कि v डैश माना है मैंने। तो इसका मतलब पहले u माना और इसको क्या माना मैंने, v डैश। तो अगर यहाँ पे हम लिखें तो लिखा क्या, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट o प्लेस एट डिस्टेंस OC1, इसको OC1 मान लिया। तो आप बेटा पढ़े हुए हो कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ लेट कर लो, लेट फोकल लेंथ इज f1। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, f1। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1 है। तो अगर f1 फोकल लेंथ तो आप जानते हैं 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। v होती है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो देखो u ही है, तो मैंने u लिख दिया। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज देखो मैंने क्या माना है, v डैश। तो इसका मतलब यहाँ v नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, v डैश लिखेंगे। ये इक्वेशन वन, अच्छा मिरर फॉर्मूला पता ही होगा ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो बस वही फॉर्मूला लगाया, पहले हमने यहाँ पे u लिख दिया और फिर बाद में जहाँ इमेज बन रही है वो लिख दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है, इसको तो कुछ देर के लिए हटाते हैं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर हम यहाँ पे एक लेंस और लगा दें, अगर यहाँ पर हम एक लेंस और लगा दें इस तरीके से, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ जाएगा कि जैसे हम लेंस लगाएंगे, देखो तो पहले एक ही बार यहाँ पर क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था। लेकिन अब जब दोबारा ग्लास लगा हुआ दोबारा फिर से क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो पहली बार कन्वर्स देखो यहाँ तक हुई। अब सिंपल सी बात है कि एक लेंस और है तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, और पास हो जाएगा। अच्छा इसको मान लेते हैं आई डैश। तो अब जब ये लाइट यहाँ से कन्वर्ज होगी तो सिंपल सी बात है कि ये कहाँ आ जाएगी, और पास आ जाएगी, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अब देखिए जब यहाँ पे इमेज आ जाएगी तो यहाँ पर इमेज आने का मतलब है इस इमेज को मान लेंगे हम v। समझो बात को, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी आई डैश के ऊपर, तो हमने कहा u हो गया ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज हो गई v डैश। तो हमने कहा कि मिरर फॉर्मूला से 1/f1। अच्छा f1 क्या था, इस पहले वाले मिरर का फोकल लेंथ था, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u, क्योंकि आप जानते हैं v माइनस u होता है ना, तो इमेज v डैश थी, ऑब्जेक्ट क्या था, u था। लेकिन अच्छा इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, लेकिन अब लिखें बट फोकल लेंथ फॉर L2 लेंस, अच्छा L2 लेंस के लिए फोकल लेंथ मान लेते हैं क्या है, f2 है। तो आप देखो यहाँ पे 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक बात देखिए आप, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, आई डैश के ऊपर। अब जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा लेंस रखा, तो दूसरा लेंस रखने पे ये आई डैश वाली इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई, आई के ऊपर। सबसे पहले एक लेंस था, उसकी इमेज बन रही थी आई डैश के ऊपर, और जैसे मैंने दूसरा लेंस रखा, दूसरा लेंस रखते ही ये आई डैश वाली इमेज कहाँ पे शिफ्ट हो गई, आई पर। आई डैश वाली इमेज कहाँ शिफ्ट हुई, आई पर। इस आई डैश वाली इमेज, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस आई के लिए ये आई डैश कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट, जो लास्ट डेरिवेशन में देखा था मैंने कि आई डैश वाली इमेज शिफ्ट हुई ना, जैसे ये इमेज पहले यहाँ बनी, और जैसे मैंने ये वाला यहाँ पे रखा लेंस, तो यही वाली इमेज तो यहाँ शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आई डैश कैसे बिहेव करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट, और ये आई कैसे बिहेव करेगा, एज ए इमेज। तो आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v, v मतलब इमेज, तो इमेज तो यहाँ v है, माइनस 1/u, लेकिन u यहाँ पे खुद u नहीं होगा, बल्कि u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, आई डैश यानी कि v डैश को, क्योंकि जिसकी इमेज बनती है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, बस काम खत्म। और f2 क्योंकि दूसरे लेंस का हमने क्या माना है, फोकल लेंथ f2 माना है, इसको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। पहले LHS को ऐड कर लिया, अब इसको ऐड कर लो, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब देखिए प्लस में 1/v डैश है, माइनस में 1/v डैश है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर ये आ गया, देखो 1 कहाँ गया, हाँ ये 1 देखो v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u को हम बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि ये 1/f1 लिखा हुआ है प्लस ये 1/f2 लिखा हुआ है, और इसको हम 1/v माइनस 1/u को फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f लिखते हैं, मतलब टोटल फोकल लेंथ जो निकल के आई इसकी वो 1/f1 प्लस 1/f2 निकल के आई। और अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, तो आप जानते हो कि देखो यहाँ पर ये f2 प्लस f1 हो जाएगा, और अपान में f1 f2 होगा, और उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f1 f2 अपान में f1 प्लस f2। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ इसका फाइंड कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या है? अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे, मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। कोई भी दिक्कत वैसे होगी नहीं, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, डेरिवेशन भी इसका इजी था, और इतना बेसिक डेरिवेशन तो आप कर ही लोगे, थोड़ा भी समझ में, क्योंकि अगर आपने लेंस मेकर समझ लिया है तो यहाँ समझ में आ जाएगा। अगर इसमें ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हो सकता है आपने लेंस मेकर फॉर्मूला ना देखा हो, तो हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहा हो कि ये आई डैश आई कैसे हो गया, शिफ्ट कैसे हो रहा है, ये सब मैंने लेंस मेकर में और भी डिटेल में बताया है। तो आप जाइए, विजिट करिए, उसको देखिए, तब आप इसको दोबारा फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और कहीं डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, उससे पहले एक बार इसको समझिए, और कहीं भी डाउट कुछ भी है तो बताइएगा जरूर, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, एक बार कमेंट करके फिर आप जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया हो गए, और आज हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ में आए हैं, इसका नेम है TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब आप जानते हो कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होने के बाद अगर सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। लेकिन ये टोटल इंटरनल क्या होता है? तो टोटल का मतलब जितनी है सब की सब इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब कि सेम मीडियम में ही पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाए, इसे बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
लेकिन आपने आज तक सुना होगा कि रिफ्लेक्शन तो हम ओपेक मीडियम से कराते हैं जहां पे ट्रांसपेरेंट ना हो। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर रिफ्लेक्शन को देखना है तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे टीआईआर का। अब देखो टीआईआर में होता क्या है, टीआईआर में हम क्या करते हैं, दो मीडियम लेते हैं। देखो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अपने समझने के लिए आप ये मान लो कि ये मीडियम आपका वाटर है और ये एयर है। तो वाटर के अंदर से अगर एयर में मान लेते हैं कि ये क्या है, ये वाटर है, ऐसे समझने के लिए मान लेते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं कि वाटर ही हो, बस मतलब क्या है कि ये डेंसर होना चाहिए और ये रेयर होना चाहिए। टीआईआर की एक शर्त होती है कि हमेशा लाइट को हम डेंसर से रेयर में पास करते हैं। डेंसर से रेयर पास करने का मतलब क्या है, देखो डेंसर से अगर लाइट जाए और रेयर में जाएगी तभी आपको टीआईआर की सिचुएशन मिलेगी, वरना टीआईआर की कंडीशन मिलेगी ही नहीं बेटा। देखो जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम सबसे पहले मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यह एक लाइट है। अगर मैं यहाँ से लाइट को प्रोड्यूस करूँ, सोर्स को यहाँ से इमिट करूँ और बिल्कुल इस बेस के सरफेस के परपेंडिकुलर भेजूँ लाइट को, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, तो आप जानते हैं लाइट स्ट्रेट जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि नॉर्मल से अगर जीरो एंगल बने तो उसमें लाइट जिस तरफ जाती है बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसको थोड़ा बेंड कर लूँ, मैं इस सोर्स को हल्का सा ऐसे ना रख करके हल्का सा ऐसे रखूँ, तो लाइट कैसे पास होगी? तो आप कहेंगे बहुत आसान है, लाइट ऐसे पास होगी, बिल्कुल लाइट पास होगी। अच्छा इस समय इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा? तो आप कहेंगे इस समय इस सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से। अच्छा आप जानते हैं कि जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, क्या बोला मैंने, जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो अवे जाती है नॉर्मल से। जब भी लाइट, फिर सुनो, डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे जाएगी। तो अवे जाने का मतलब क्या है, इससे दूर जाएगी, मतलब लाइट ऐसे बजाय कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है कि नहीं? अच्छा मैं अगर इस लाइट को थोड़ा सा और बेंड कर दूं, मतलब पहले मैंने ऐसे रखा लाइट को, फिर थोड़ा ऐसे किया, अब मैं थोड़ा और बेंड कर दे रहा हूँ लाइट को, मैं कुछ अगर लाइट को ऐसे कर दूं थोड़ा सा, तब क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपने बेंड कर दिया तो बेंड करने का मतलब है कि लाइट ज्यादा आगे जाएगी। अब ये लाइट थोड़ा और आगे जाएगी कुछ इस तरीके से, देखिए ये लाइट ऐसे हो जाएगी, देखो और आगे हो गई। अच्छा इस समय देखो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा उसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं आई, और ये जो एंगल बन रहा है आर, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे आर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आई बढ़ गया तो आर भी बढ़ गया। अब अगर मैं इस सोर्स को और ज्यादा बेंड करूं कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं अगर इस सोर्स को बेंड कर दूं तो क्या होगा, जब मैं इसको और ज्यादा बेंड करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए पहली बात तो नॉर्मल इसका ये है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइट इसके ऊपर ना जा करके बल्कि इसी सरफेस के ऊपर आ जाएगी, देखिए इस तरीके से। और जब इसी सरफेस के ऊपर आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ये आर हो रहा है, रिफ्रैक्शन आर, यानी कि मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा जो आर होगा। देखिए पहले यहाँ पे नॉर्मल के साथ बनता है तो पहले यहाँ पे कुछ एंगल बना, यहाँ तो 0 डिग्री बन रहा है, जिस तरफ नॉर्मल उसी तरफ वो है। फिर देखो थोड़ा अवे गया तो आर एंगल बना, और ज्यादा अवे गया तो आर बना। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा 90 हो जाएगा। अब बताओ इस समय भी आई तो बन ही रहा होगा कोई ना कोई एंगल, इंसिडेंट एंगल। अब अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्शन और ज्यादा किया बेटा, देखो इस तरीके से, अगर मैंने अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन को और बढ़ा दिया, मतलब अगर इंसिडेंट को मैं और बेंड करूं तो ये लाइट इस सरफेस पर भी नहीं रह जाएगी बल्कि कहाँ आ जाएगी, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगी ऐसे, है ना? तो आप देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन ना होने के बजाय लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। तो जब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ बल्कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब टोटल इंटरनल पूरी की पूरी लाइट ही अंदर आ गई। फिर बात सुनो, देखो सबसे पहले हमने डेंसर मीडियम से रेयर में लाइट पास किया, तो पहले तो नॉर्मल, अवे द नॉर्मल थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल थी, तो जीरो एंगल बन गया। फिर मैंने इस लाइट को थोड़ा बेंड किया, मतलब इंसिडेंट एंगल को मैंने थोड़ा बढ़ाया, तो इंसिडेंट एंगल को थोड़ा बढ़ाने पे मैंने देखा कि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है। रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा रहेगा।
क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अवे, जब भी लाइट अवे जाएगी तो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल ज़्यादा बनता है इंसिडेंस से। अब मैंने यहाँ पे देखो इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाया, तो इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाने पे देखो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो गया, और बढ़ गया। और अगर हम कंटिन्यू इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते रहे, जैसे कि आप देखो ये थर्ड वाले में हमने और बढ़ाया, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका रिफ्रैक्शन पूरा का पूरा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है तो ये वो लास्ट कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। क्योंकि अगर अब आपने इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया, तो अब इंसिडेंस एंगल को बढ़ाने पे आप जानते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी लाइट कहाँ आ जाएगी, वाटर के अंदर वापस आ जाएगी। इसका मतलब जब रिफ्रैक्शन 90 होता है, ये लास्ट कंडीशन होती है जिसके ऊपर आपको रिफ्रैक्शन मिल रहा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल। क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे हम आई को आई नहीं बोलते हैं बल्कि सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सी बोलते हैं। सी क्यों बोलते हैं, सी बोलते हैं क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल होता है, पहली बात समझ लो। क्रिटिकल एंगल इज अ इंसिडेंस एंगल वेयर रिफ्लेक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। या आप कह सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि बेटा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, तो आप कहेंगे क्रिटिकल एंगल इज अ इंसिडेंस एंगल। क्रिटिकल एंगल इज अ इंसिडेंस एंगल when it makes refracted एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं सी। सी यानी कि क्रिटिकल एंगल। लेकिन क्या ये बताओ, क्या क्रिटिकल एंगल जब होगा तो क्या टी आई आर होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्रिटिकल एंगल तक नहीं होता है टी आई आर। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया वैल्यू, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आई है वो ज्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से। टी आई आर कब होता है, टी आई आर तब होता है, टी आई आर हेल्ड व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी। जब आई की वैल्यू सी यानी क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब रिफ्रैक्शन कितने का हो रहा हो, 90 डिग्री का। वो लास्ट कंडीशन है, क्योंकि अब अगर आपने और किया तो ये लाइट नीचे आने लगेगी, और जब लाइट नीचे आएगी तो सेम मीडियम में आ रही है, और जब सेम मीडियम में आएगी तो इसका मतलब उसमें रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की सिचुएशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक, कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो, अगर हमने इसको मान लें कि ये म्यू टू है और ये क्या है, म्यू वन, तो आपको पता है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या है, तो इंसिडेंस एंगल आप देखिए ये है, तो म्यू लिखोगे। जिसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, तो किसका हो रहा है, टू का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है वन मीडियम में, तो यहाँ वन रहेगा। और किससे हो रहा है, टू से हो रहा है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू टू म्यू वन, का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। अब देखो, आपको पता है कि व्हेन एंगल आर इज इक्वल टू 90, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन सी अपॉन साइन 90। और इसको अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन म्यू टू। जिसका मीडियम में निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे निकालना है उसको नीचे लिखते हैं। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन 90 की वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका साइन सी अपॉन वन इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। अच्छा, इसको अगर उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। जब ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप जानते हैं कि ये वन अपॉन साइन सी रहेगा बेटा, और म्यू टू अपॉन म्यू वन को कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, क्योंकि नॉर्मली हम देखो एयर को ऊपर लिखते हैं और डेंसर को नीचे लिखते हैं, तो इसलिए ऐसा बनाया गया। तो याद रखिएगा कि वन अपॉन साइन सी लिखेंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका आता है, डेंसर का आता है। किसके रिस्पेक्ट में, रेयर के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला भी है। ये ध्यान रखना, वाइवा में क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो आप कहेंगे कि जब रिफ्रेक्टेड एंगल
90 होता है, उस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल को हम आई को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, क्या क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में टी आई आर होता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने पर टी आई आर होता है। अगर क्रिटिकल एंगल है तो इसका मतलब ये लास्ट कंडीशन है जहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट बाहर जा रही है। लेकिन अगर हम अब हमने इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आप इसके एप्लीकेशन सुने होंगे आपने, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के अंदर हम क्या करते हैं, देखो बेटा, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड में सिंपल सी बात है कि मान लो अगर इस तरह से कोई एक डायमंड है, ऐसे अगर कोई एक डायमंड बना हुआ है, देखो ये डायमंड है आप लोग के लिए, ये डायमंड हो गया, ये फिर देखो यहाँ पे इसको ऐसे ले आते हैं, इसको ऐसे ले आते हैं। तो डायमंड में क्या होता है बेटा, डायमंड के अंदर जब भी हम रे पास करते हैं तो रे पास करने पे इसके अंदर टी आई आर कंडीशन बन जाती है, मतलब ये लाइट यहाँ पहुंचेगी, लेकिन जैसे यहाँ जाएगी तो आप जानते हैं कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से ये लाइट अंदर ही वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। जैसे यहाँ बैक होती है, दोबारा फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से टकराती है, फिर इधर जाती है। और ये लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से शाइनिंग ज़्यादा दिखाता है, शाइनिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। भाई सिंपल सी बात है, कहीं अगर बार बार रेज रिफ्लेक्ट होगी तो वहाँ शाइनिंग ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आप देखते हो कि डायमंड के अंदर चमक ज़्यादा होती है, डायमंड चमकता ज़्यादा है। तो ये एक एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर भी होता है। इन सब चीज़ों को हम जब इंडिविजुअल वीडियो लेके आएंगे तो वहाँ डिटेल पढ़ेंगे। हम अभी बहुत सारी इंडिविजुअल वीडियो लाने वाले हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग, तो वहाँ पे हम चीज़ों को और डिटेल में करेंगे। इस वीडियो का टारगेट ये है कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे कि डेरिवेशन सारी। ये हमारा मेन टारगेट है, तो हम ये फोकस कर रहे हैं। और इंडिविजुअल टॉपिक जब आएगी तब तो हम पूरा डिटेल में उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट भी करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।